नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड प्लस फाइनेंशियल एक्सप्रेस एनालिसिस में। 2 बड़े न्यूज़पेपर्स हैं, बिजनेस न्यूज़पेपर्स। इनके जो सबसे बेस्ट आर्टिकल्स हमें लगते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए, हम उन्हें पिक करते हैं और एनालाइज़ करते हैं। तो हम बहुत ही सिंपल भाषा में समझेंगे कि इकोनॉमी में, बिज़नेसेस में और ग्लोबली क्या-क्या चीज़ें हो रही हैं और इनका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारी लाइफ़ पर। तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक आर्टिकल्स हैं, अलग-अलग कैटेगरीज़ के हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कुछ इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होंगे, कुछ जॉब से रिलेटेड होंगे, कुछ इनोवेशन से रिलेटेड होंगे और बाकी बिज़नेस इकोनॉमिक्स को तो हम डेली डिस्कस करते ही हैं। जैसे आज के मैं आर्टिकल्स का आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। सबसे पहला आर्टिकल है राइजिंग कॉस्ट डेंट इंडिया एंड कॉर्पोरेशंस मार्जिन्स। ये इन्वेस्टमेंट वालों के लिए है, जितने लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड्स में। इस क्वार्टर अगर आप देखेंगे जितनी भी कंपनीज़ के रिज़ल्ट्स आए हैं, मेजॉरिटी के आप देखेंगे ना प्रॉफिट मार्जिन घटे हैं। प्रॉफिट मार्जिन घटे हैं क्योंकि इंडिया में खर्चा बढ़ा है सबका, इनपुट कॉस्ट इंक्रीज़ हुआ है। दूसरा आर्टिकल है इज़राइल स्ट्राइक ऑन ईरान। ऐड टू मार्केट वूज़। अब मार्केट परेशान हो जाता है हमेशा जब भी इज़राइल ईरान पे स्ट्राइक करे या ईरान इज़राइल पे। तो मैं आपको बताने वाला हूँ एक इम्पोर्टेंट चीज़, बस आपको वही देखनी है। आप ये न्यूज़ ही देखना छोड़ दीजिए इज़राइल इज़राइल और ईरान ईरान का। आपको डरने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस मैं आपको एक इंडिकेटर बताऊँगा, बस वही इंडिकेटर देखना है आपको। बीएमडब्ल्यू इंडिया नेट प्रॉफिट राइजेस 52% टू 311 करोड़ इन एफवाई 24। अब देखिए ऑटोमोबाइल, स्पेशली फोर व्हीलर ऑटोमोबाइल इंडिया में सारे परेशान हैं कि कार बिक नहीं रहे, ग्रोथ नहीं है बहुत अच्छी। और देखिए बीएमडब्ल्यू ने कहा 52% का ग्रोथ कर लिया अपने प्रॉफिट में, तो बीएमडब्ल्यू की सेल्स कैसे हो रही है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर 1-2 एडिटोरियल आर्टिकल्स हैं, जैसे कि सम इंडिकेटर्स रिमेन पज़लिंग, ग्रोथ क्वेश्चंस। तो ग्रोथ को लेके कुछ यहाँ पे एक सबसे पहले तो हमारा एडिटोरियल है। दूसरा है वेजेस पुट आरबीआई इन अ बाइंड। फूड इन्फ्लेशन से रिलेटेड ये हमारा आर्टिकल रहने वाला है। तो ओवरऑल ये आर्टिकल्स हैं, आपको टाइम स्टैम्प भी मिल जाएगा वीडियो में, तो आप अपने पसंदीदा आर्टिकल्स को भी देख सकते हैं डायरेक्टली स्विच करके। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आर्टिकल से, राइजिंग कॉस्ट डेंट इंडिया इन कॉर्पोरेशंस मार्जिन्स। राइजिंग कॉस्ट मतलब बढ़ते हुए खर्चे। डेंट, आपने देखा जब कार में टक्कर लग जाए तो हम बोलते हैं कि डेंट पड़ गया है कार पे, पिचक गया है वो हिस्सा। तो जो मार्जिन्स थे हमारा प्रॉफिट मार्जिन्स, वो भी इसी तरीके से उन्हें चोट पहुँची है यहाँ पे, आप ये कह सकते हो। तो इंक्रीज़ इन कॉस्ट ऑफ अ होस्ट ऑफ आइटम्स। होस्ट ऑफ आइटम्स है, मतलब कई सारे आइटम हैं जिनकी कॉस्ट बढ़ गई है खरीदने की। जैसे कमोडिटी प्राइस स्पाइक हुआ। कमोडिटीज़ मतलब क्या हो गए? जो हमारे कंज़म्पशन के आइटम्स जितने भी हैं, कमोडिटीज़, चाहे आप देखिए स्टील, चाहे आप देखिए क्रूड ऑयल, ये सारे कमोडिटीज़ में आते हैं। तो एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ हो गए बाकी सारे हमारे। तो राइज़िंग एम्प्लॉयी एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं। इसकी वजह से ऑपरेटिंग मार्जिन जो है कहीं न कहीं यहाँ पे हर्ट हुआ है कंपनीज़ का। जहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ भी म्यूटेड है। मतलब एक तो सेल्स म्यूटेड रही। सेल्स पहले 1 आई थी तो इस साल भी 1 है। लेकिन प्रॉफिट मार्जिन पहले 10% का हुआ था, वो अब 9% का हो गया है इस क्वार्टर। तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि यहाँ पे इसीलिए हमें शेयर प्राइसेज़ में भी करेक्शन देखने को मिल रहा है, कई लोग कह रहे हैं। तो 450 के करीब 424 कंपनीज़ के करीब इन्होंने पिक किया। अभी तक इन्होंने जिन्होंने अनाउंस किए हैं अपने रिज़ल्ट्स इस साल। और जो रेवेन्यू ग्रोथ है इनका 6% का है ऑन एन एवरेज ईयर ऑन ईयर, जो कि बहुत मॉडेस्ट माना जाता है। पिछले साल तो बहुत बढ़िया था। और सेम टाइम जो इनका एक्सपेंडिचर है वो 7% बढ़ गया है। खर्चा 7% बढ़ गया है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, कंपनी को ऑपरेट करने का खर्चा जो है, ऑपरेटिंग मार्जिन्स, ये 80 बेसिस पॉइंट मतलब 0.8% घटा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। ईयर ऑन ईयर मतलब पिछले साल से इस साल के कंपैरिज़न में, मतलब होता है ईयर ऑन ईयर। तो सबसे पहले तो इंटरेस्ट कॉस्ट, ब्याज दर के ही कॉस्ट बढ़ गया 11%। इसमें नेट प्रॉफिट जो है ये भी सिर्फ़ 4% की यहाँ ग्रोथ देखने को मिली। तो हेवेल्स में अगर आप देखेंगे, जैसे हेवेल्स काफ़ी फ़ेमस कंपनी है ना? तो इनके एम्प्लॉयी कॉस्ट बढ़े हैं 26% से ईयर ऑन ईयर, क्योंकि मैन पावर बढ़ाई है इन्होंने, सैलरी हाइक्स किए हैं और एडवर्टाइज़िंग भी जम के कर रहे हैं ये। दिवाली भी आ रही है तो हेवेल्स के आइटम्स बढ़ेंगे। आप देखिए हेवेल्स वगैरह जैसी कंपनीज़ ने और इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाना भी शुरू कर दिया है। तो यस, यहाँ पे ज़रूरी भी है ऐड करना, तो ये कोई फालतू का खर्चा नहीं है। तो इसकी वजह से क्या है, प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा है। हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करोगे तो प्रॉफिट ग्रॉस मार्जिन इनके 125 बेसिस पॉइंट कम हुए। 125 बेसिस पॉइंट मतलब 1.25%। इतने घटे इनके प्रॉफिट मार्जिन। क्यों? सबसे पहले तो कमोडिटी के प्राइसेस बड़े वॉलेटाइल हैं। कमोडिटी मतलब क्या होता है? जैसे पाम ऑयल हो गया, चाय पत्ती और कॉफ़ी। अगर आप देखिए कॉफ़ी बीन्स के प्राइसेस इंटरनेशनली चेक कीजिए, करीब-करीब 25% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आ गई है। टी के इसमें, और कॉफ़ी तो और ज़्यादा बढ़ चुका है कॉफ़ी का प्राइस। तो कॉफ़ी के दाम भी आप देखिएगा, नेस्कैफ़े पहले सेम 100 ग्राम्स या 50 ग्राम्स 1 साल पहले कितने का मिलता था और आज कितने का मिलता था, आसमान-ज़मीन का फ़र्क है अभी प्राइसेस में, आप चेक कीजिएगा। एट इंडिगो जो टोटल एक्सपेंसेस है, इंडिगो का अभी कल रिज़ल्ट आया। इंडिगो एयरलाइन्स इंडिया में एक ही तो एयरलाइन्स है जो सबसे बड़ी एयरलाइन्स है, वो भी पैसे नहीं कमा पा रही है।
इतना डोमिनेशन है, पूरा मार्केट शेयर लेके बैठी हुई है इंडिगो, इसके टक्कर में कोई भी नहीं है। लेकिन इनके भी जो टोटल एक्सपेंसेस हैं, एयरक्राफ्ट फ्यूल, रेंटल, रिपेयर, मेंटेनेंस, एयरपोर्ट चार्जेस, सितंबर क्वार्टर में ये बढ़ा है 22% से। यस, इतने एक्सपेंसेस बढ़ गए और रेवेन्यू जो है ये बढ़ा है 13.5% से। तो एयरलाइन ने करीब 987 करोड़ का लॉस पोस्ट किया है। ये पहला क्वार्टरली लॉस है पिछले 2 सालों में, तो काफ़ी बड़ा इंडिगो ने लॉस पोस्ट किया है यहाँ पे। कोलगेट की अगर मैं बात करूँ, सब लोग यहाँ पे कोलगेट ब्रांड को जानते हैं, तो यहाँ पे मार्जिन्स इनके 23 बीपीएस घटे हैं, मतलब 0.23% से प्रॉफिट मार्जिन इनके भी कम हुए हैं। तो अब देखिए, जितने भी कंपनीज़ हैं, सबके बीच में एक चीज़ कॉमन है कि इनके खर्चे बढ़ गए, प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया। आते हैं अगले आर्टिकल पे। इज़राइल स्ट्राइक ऑन ईरान में ऐड टू मार्केट वूज़। अब मैं बात कर रहा हूँ कि देखिए डोमेस्टिक इक्विटी मार्केट जो हमारे ऑलरेडी स्टॉक मार्केट प्रेशर में है, काफ़ी अब देखिए बिकवाली हो रही है फॉरेन इंस्टीट्यूशंस द्वारा। तो यहाँ पे ऑलरेडी इतने प्रॉब्लम से और एक मेजर ऑयल एक्सपोर्टर ईरान और इज़राइल के बीच में हमारे स्कर्मिश होते रहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं, तो मार्केट में लोग और डर जाते हैं। क्रूड ऑयल वगैरह आप देखिए तो ये करीब $76 हो गया था 4% जंप करके एंड अब फिर आज वीडियो बनाते वक़्त ये 4% 3% फिर से नीचे आ चुका है। तो अगर आप देखेंगे इज़राइल ने अभी टारगेट किए थे मिलिट्री साइट्स ईरान में एंड इसका कोई रिस्पॉन्स दिया नहीं है ईरान ने अभी तक, तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि देगा भी नहीं। अब ऐसे इज़राइल और ईरान के जब डेली आर्टिकल्स आते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? क्या चीज़ करना चाहिए कि भई आपको डेली पैनिक ना हो आपका पोर्टफोलियो इसको देख के? मैं बताता हूँ बहुत ही सिंपल चीज़ है। क्रूड ऑयल बस, क्रूड ऑयल का चार्ट आप लगा लीजिए, ठीक है? क्रूड ऑयल का, ब्रेंट क्रूड, ब्रेंट क्रूड या फिर डब्ल्यूटीआई क्रूड, बस आप इसको देखिए। क्या अभी जो इज़राइल और ईरान में हो रहा है, क्या ये कुछ सब्सटैंशियल है, कुछ बड़ा है? वो आपको कैसे पता चलेगा? ब्रेंट क्रूड और डब्ल्यूटीआई के दाम एकदम से ऊपर चले जाएँगे और अगर इनके दाम ऐसे 2-3% बढ़ रहे हैं ना, ठीक है? और भले ही न्यूज़ पे कितना ही हव्वा आ रहा हो, कितना ही लड़ाई दिखा रहे हो एनिमेट कर के, ये बिल्कुल बकवास न्यूज़ है, कुछ स्टॉक मार्केट को फ़र्क नहीं पड़ने वाला, कुछ नहीं पड़ने वाला। क्योंकि स्टॉक मार्केट को इज़राइल और ईरान की चिंता नहीं है, उनको चिंता है अपने ऑयल प्राइस की, कहीं यार ऑयल प्राइस ना बढ़ जाएँ फिर से, कच्चे तेल के दाम ना बढ़ जाएँ इन दोनों की लड़ाई के बीच में। तो अगर ऑयल प्राइस नहीं बढ़ रहा है, अगर ये दोनों कुछ सीरियसली अगर कर रहे हैं ऐसा कि आगे वर्ल्ड वॉर या कुछ बहुत फुल स्केल वॉर हो सकता है, तो ऑयल प्राइस ज़रूर बढ़ेगा और अगर ऑयल प्राइस नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब यही है कि ये जो भी कर रहे हैं, ये सब दिखावे के लिए है, रियलिटी में कुछ ऐसा कोई प्रॉब्लमैटिक चीज़ नहीं है। तो ज़रूर ध्यान रखिएगा। आप सर्च कर सकते हैं अभी गूगल पे भी जाके कि ब्रेंट क्रूड और डब्ल्यूटीआई क्रूड, ये कितना चल रहा है एंड आप इनके दाम को ट्रैक कर सकते हैं रोज़ जैसे ही इज़राइल या ईरान का कुछ भी न्यूज़ आए। BMW India net profit rises 52% to 311 crores in FY24। BMW ग्रुप का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट आप देखिए, ये 52% बढ़ गया, 311 करोड़ हो गया लास्ट फाइनेंशियल ईयर के कंपैरिजन में। टोटल इनकम 54% के करीब बढ़ी है, 9,400 करोड़। इतना बढ़िया रेवेन्यू बीएमडब्ल्यू जैसा लग्जरी ब्रांड इंडिया में कर रहा है और ये ड्रिवन है बाय डिमांड फॉर लग्जरी कार्स की डिमांड बहुत बढ़ गई है, लेकिन जो 10 लाख के अंदर वाली गाड़ियाँ हैं, अगर आप देखेंगे, इनमें मज़ा नहीं आ रहा है लोगों को। ऐसा क्यों हो रहा है कि इंडिया में क्या ऐसा हो गया है कि जो लोग हैं अब बहुत ही ज़्यादा अमीर हो गए हैं, तो अब सिर्फ़ लग्जरी कार्स ही ज़्यादा बिकेंगी एंड ये 10-15 लाख वाली कार्स में इतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं आएगा। देखिए ऐसा तो है नहीं, राइट? वी हैव टू सी कि लग्जरी कार सेगमेंट में अगर इतना ग्रोथ आ रहा है, इसका मतलब ये है कि जो अपर इनकम ग्रुप वाले लोग हैं, फाइनली ये भी कंजम्पशन अपना इंक्रीज़ कर रहे हैं। या तो जो अपर इनकम ग्रुप के लोग हैं, इनमें लोग ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है? एंड अगर आप देखेंगे जो कार लेने वाले लोग हैं, मैं कहूँगा जो मिडल और अपर क्लास के उसमें आते हैं, अपर इनकम में आते हैं, यहाँ पे कहीं न कहीं हमें ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। मिडल क्लास जो है इस टाइम पे कार लेने से डर रहा है। सबसे पहले तो कार के जो दाम है पिछले 10 साल में डबल हो चुके हैं। ये BS6, BS5 जितने भी न्यू एमिशन नॉर्म्स हैं, इसके बाद बाइक्स और कार्स के रेट ही डबल हो गए। तो अचानक से आप कहेंगे कि लोगों की बिल्कुल काफ़ी मतलब पर कैपिटा इनकम के में इतना ग्रोथ नहीं हुआ जितना गाड़ियों के दाम में ग्रोथ हो गया है। तो उसका भी असर थोड़ा देखने को मिल सकता है। तो कुछ टाइम लग सकता है लोगों की कि इनकम इससे कैच अप करे। लास्ट ईयर मारुति के एमडी का भी यही स्टेटमेंट आया था कि थोड़ा-सा कैच अप करने में टाइम लग सकता है लोगों की इनकम को जितना कार्स के दाम बढ़े हैं उसके हिसाब से और इसीलिए स्पेसिफिकली अगर आप देखेंगे तो 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख वाली जो रेंज की कार्स है ना, जो अब शुरुआती रेंज वही है, तो वहाँ पे सेल्स कहीं न कहीं कम होती नज़र आ रही है। तो न्यूज़पेपर की क्वेरी के अगेंस्ट इन्होंने कहा कि बीएमडब्ल्यू के ग्रुप के प्रेसिडेंट ने कि कंपनी की जो कार सेल्स है उसमें 33% की ग्रोथ है।
नए प्रोडक्ट लॉन्च आए हैं और अनपैरेलल्ड कस्टमर एक्सपीरियंस भी है। की मॉडल्स जैसे कि बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज़ लॉन्ग व्हील बेस, 3 सीरीज़ लॉन्ग व्हील बेस एंड X1 आर लीडिंग इन द सेगमेंट्स, ये लीडिंग है। और जो न्यू 5 सीरीज़ आई है लॉन्ग व्हील बेस की, ये भी ओवरवेलमिंग डिमांड दिखा रही है। तो ऑर्डर बुक बहुत सॉलिड है, फेस्टिवल सीज़न के लिए भी बहुत बढ़िया डिमांड रहने वाला है और ये कॉन्फिडेंट है कि बहुत ही बढ़िया नोट पे इस साल को क्लोज़ करेंगे। तो बीएमडब्ल्यू तो बहुत एक्साइटेड है अपने सेल्स को लेकर के इंडिया में एंड बहुत ही बढ़िया ग्रोथ यहाँ पे दिखा रहा है। अगर मोटरसाइकिल्स की बात करें तो ये 328 करोड़ का सेल बीएमडब्ल्यू को मोटरसाइकिल की सेल से आया है, जहाँ पे 10% की ही ग्रोथ है। और एवरेज सेलिंग प्राइस बीएमडब्ल्यू की कार का जो है ये काफ़ी इंक्रीज़ हो चुका है एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ मोटरसाइकिल से इन 2023-24। कंपनी ने बेचे 8,768 मोटरसाइकिल्स इंडिया में कैलेंडर ईयर 2023 में, मतलब 8,800 के करीब एंड यहाँ पे ग्रोथ था 20% का। और 14,172 कार्स बेची है इन्होंने, कार्स इतनी ज़्यादा बेची है बाइक से, जिसमें 18% का ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर। तो ये फाइनेंशियल ईयर फॉर्मेट में डेटा नहीं रिलीज़ करते हैं क्योंकि बीएमडब्ल्यू एक लिस्टेड कंपनी नहीं है इंडिया में। जो टॉप 5 लग्जरी कार मेकर्स हैं इंडिया में वो है मर्सिडीज़ बेंज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, जैगुआर, लैंड रोवर, वोल्वो। यहाँ पे टोटल सेल्स जो है इनकी ये देखिए करीब 45,000 यूनिट्स, रिकॉर्डिंग एन अप्रॉक्सिमेट 20% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री सोर्सेस। आता हूँ मैं अगले आर्टिकल पे और ये है एक एडिटोरियल और ये है ग्रोथ क्वेश्चंस। लेटेस्ट मंथली बुलेटिन आया है आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, और जहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स हैं जो बता रहे हैं कि डिमांड में कंटिन्यूड ग्रोथ रहने वाली है, डिमांड बढ़िया रहने वाली है इंडिया में, लेकिन मोमेंटम कम रहेगा पहले से, प्रीसीडिंग क्वार्टर से। सेंट्रल बैंक ने एनुअल ग्रोथ प्रोजेक्शन जीडीपी का रखा है 7.2% का, जो सेम है, लेकिन इसे काफी डिबेट किया जा रहा है। क्या हम सही में 7.2% अचीव कर सकते हैं? पूरी दुनिया भर के एनालिस्ट कह रहे हैं 6.5%। बुलेटिन ने भी नोट किया कि जो कॉर्पोरेट रिजल्ट्स हैं पहले क्वार्टर में ऑफ 2024-25, उन्होंने दिखाया है डी एक्सेलरेशन, मतलब ग्रोथ कम हुई है पहले से ग्रॉस वैल्यू एडेड में। एंड कॉर्पोरेशन जो है वो अपने मार्जिन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इस वक्त प्रॉफिट को बचाने की कोशिश कर रहे हैं लोअर स्पेंडिंग से। जितने भी लार्ज फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनीज हैं रिसेंट डेज में, इन्होंने कंसर्न एक्सप्रेस किया अर्बन डिमांड को लेके, कहा कि शहरों में डिमांड बहुत कम हो गया है। इनके तो शेयर प्राइस और प्रॉफिट भी इस भरोसे बढ़ने थे कि इस बार मानसून बढ़िया होगा तो रूरल डिमांड बढ़िया होगा, क्योंकि अर्बन डिमांड तो बढ़िया है ही नहीं। अगर आप देखेंगे फॉर्च्यूनेटली जो रूरल डिमांड है वो ग्रो कर रहा है एंड गुड मानसून यहाँ पे इम्प्रूव कर सकता है आउटलुक। तो ओवरऑल जो रीसेंट डिक्लाइन है स्टॉक मार्केट में, ये वीक कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस द्वारा लीड किया जा रहा है, ऐसा सबका अनुमान है। जीडीपी जो है हमारा ये ग्रोथ रेट 6.7% तक आ गया नीचे गिर करके, जहाँ पे लोअर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक रीजन रहा इलेक्शन की वजह से, क्योंकि इलेक्शन में नए एक्सपेंडिचर आप कर नहीं सकते हो जब तक कि आप सरकार में दोबारा ना आ जाओ। जो एक्चुअल एक्चुअल पोजीशन है वो भी हमें तब पता लगेगी जब सेकंड क्वार्टर का डेटा यहाँ पे रिलीज होगा। तो जैसे ऑटो सेक्टर की बात करें फॉर इंस्टेंस, तो कोविड के बाद से जो पैसेंजर व्हीकल्स की डिमांड है ना वो बढ़िया रिकवरी हुई इसमें। टू व्हीलर का सेल्स जो है ये इंडिकेटर है मास कंजम्पशन का और रूरल डिमांड का। ये स्लजिश रहा है, स्लजिश मतलब स्लो रहा है। टू व्हीलर 2 चक्के वाली जो बाइक्स हैं हमारी, ओवरऑल इंडिया में सबसे ज़्यादा डिमांड इनकी रहती है और ये मास कंजम्पशन के इंडिकेटर है। हम बोलेंगे बाइक बढ़िया बिक रही है ना, मतलब इंडिया में कंजम्पशन बढ़िया है, और ये कहीं न कहीं इनका जो डेटा है ना बड़ा स्लो आ रहा है अभी। जो नंबर ऑफ टू व्हीलर सोल्ड है इंडिया में ये है करीब 15% कम एज़ कंपेयर टू सेल्स इन 2018-19। तो कंपेयर किया जा रहा है 18-19 से, याद रखिएगा। पोस्ट कोविड और प्री कोविड नंबर को हम कंपेयर कर रहे हैं। तो जो नंबर ऑफ व्हीकल्स हैं जो बेचे जा रहे थे लास्ट फाइनेंशियल ईयर, वो कहीं न कहीं लोअर थे देन 2018-19। दूसरा एक कंसर्निंग रीडिंग ये है कि जो एग्रीकल्चरल वर्कफोर्स है वो बढ़ गया है। यस, एग्रीकल्चर में काम करने वाले लोग बढ़ रहे हैं, ये बिल्कुल भी सही डेटा, मतलब मैं कहूँगा इंडिकेटर नहीं है इंडिया के लिए। यहाँ पे 42.5% से बढ़ कर के 46.1% हो गए हैं एग्रीकल्चर में लोग 2023-24 में। और एक ये है कि जो पैंडेमिक में रिकवरी आई है ना वो लार्जली प्रॉफिट ड्रिवन रही है। जहाँ ग्रेटर फॉर्मलाइजेशन हुआ, कॉर्पोरेट प्रॉफिट बढ़िया हुए हैं जो स्टॉक मार्केट रैली में हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी कहीं न कहीं स्टीम लूज़ कर रहा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये भी एक्सेप्टेड है कि जो ग्रोथ हुआ है पोस्ट पैंडेमिक, पैंडेमिक के बाद से जो पीरियड है इसमें ग्रोथ हुआ है, वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के दम पे हुआ है। येस, ये तो हम भी मानते हैं कि गवर्नमेंट बहुत अच्छे से एक्सपेंडिचर कर रही है, लेकिन प्राइवेट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये 2 चीज़ इंडिया में नहीं आ रही है कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा। जो यूनियन गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज़ हुआ है फ्रॉम 1.67% ऑफ जीडीपी टू 2% इन 23-24। तो गवर्नमेंट का काफ़ी बढ़िया यहाँ पे एक्सपेंडिचर रहा है जिसके भरोसे ग्रोथ हो रहा है, लेकिन हमें कहीं न कहीं हमें चाहिए रियल इन्वेस्टमेंट जो आए
एफआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में, या फिर जो प्राइवेट सेक्टर है हमारा वो इन्वेस्टमेंट करता है तब। वेजीज़ पुट आरबीआई इन अ बाइंड। अब आरबीआई से एक हमेशा लोगों को रिक्वेस्ट रहती है कि सर आप भी ब्याज दर को घटाओ, क्योंकि यूएस में ब्याज दर घट रहे हैं, दुनिया भर में, इंग्लैंड में, यूरोप में, हर जगह घट रहे हैं। तो इंडिया में भी तो घटने चाहिए। अब देखिए आरबीआई बस एक ही चीज़ हमेशा कोट कर रहा है, वो कह रहा है कि वो हमारे हाथ में नहीं है कि हम लोग बढ़ाएँगे या घटाएँगे ब्याज दर को। ये है महँगाई दर के हाथ में। कैसा डेटा आता है महँगाई का, इसके बेसिस पे डिसाइड होगा। एंड अगर आप देखें तो इन्फ्लेशन रेट जो है वो अभी भी 4% का जो कंफर्टेबल लेवल है आरबीआई का वहाँ पर नहीं है। एंड स्पेसिफिकली इसके लिए ब्लेम किया जा रहा है फूड इन्फ्लेशन को। सब्ज़ी के दाम, खाने-पीने की चीज़ों के दाम काफ़ी तेज़ी से बढ़ जा रहे हैं बीच में, जिसकी वजह से हमें काफ़ी मुश्किल पैदा हो रही है हमारे लिए खाने-पीने के दाम को कंट्रोल करने में और ओवरऑल इन्फ्लेशन को कम करने में। अब जैसे कि हमारा सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 5.5% बढ़ गया अचानक से। बढ़िया चल रहा था 4% के आसपास, 5.5% हो गया, क्यों? क्योंकि फूड इन्फ्लेशन 9.2% पे आ गया। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे आरबीआई नहीं कर सकता रेपो रेट को कम। वेजिटेबल इन्फ्लेशन जो है वो 36% है एंड इट्स ओवरऑल कंट्रीब्यूशन टू सीपीआई इन्फ्लेशन इज़ 42.8%। जो टॉप 10 कमोडिटीज़ है ना हमारी सीपीआई इन्फ्लेशन में सितंबर में, वो सारी वेजिटेबल्स हैं। यस, तो इसी की वजह से आरबीआई जो है इस टाइम पे बंधा हुआ है। एंड टू बी फेयर टू द आरबीआई, हमें एक रिकॉर्ड भी देखना होगा इन टेमिंग इन्फ्लेशन। अगर फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क किया जाए जहाँ पे 4 प्लस परसेंट का 4 से 2 ऊपर-नीचे परसेंट आप अलाउ करते हैं डेटा को, तो जो 1 मंथ का एनालिसिस है वो शो करता है कि सीपीआई इन्फ्लेशन जो है 4% टारगेट से एक्सीड कर रहा है 72% ऑफ द टाइम्स एंड 28% ऑफ द केसेस में सरपास कर रहा है अपर थ्रेशोल्ड को 6% को भी। तो अगर ऐसा डेटा है कि 72% ऑफ टाइम जो 4% से ऊपर है और 28% टाइम तो 6% से भी ऊपर है अगर इन्फ्लेशन, तो किस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि अभी हमें ब्याज दर को तुरंत घटा देना चाहिए। कोविड के बाद से काफ़ी डिसरप्शन भी हुए, रशिया-यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जिसकी वजह से डोमेस्टिक इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ गया, दाम क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस वगैरह के भी काफ़ी बढ़ गए थे। तो इसके बाद से हमें कहीं न कहीं प्रॉब्लम आ रही है कि हम इन्फ्लेशन को कंप्लीटली कंट्रोल कर पाएँ। यहाँ पे स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं कि ब्याज दर नीचे नहीं आता, अगले महीने फिर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये एक काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम है। स्पेसिफिकली अगर आप देखेंगे कितने लोग अगर अपने घर की शॉपिंग खुद करते हैं तो इस टाइम पे टमाटर के दाम, प्याज के दाम और सब्जियों के दाम जो है काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, लेकिन सप्लाई शॉक्स हम कहीं न कहीं फेस करते हैं। तो थोड़ा-सा डीप डाइव करते हैं फूड इन्फ्लेशन में। रीसेंट जो सर्ज आया वेजिटेबल इन्फ्लेशन में, ये टोमेटो की वजह से आया, टमाटर, अनियन एंड पोटैटो, टीओपी इन्होंने टॉप से इसे टर्म यहाँ पे यूज़ किया है। एंड ये जो डायरेक्ट मैनिफेस्टेशन है स्ट्रक्चरल वीकनेस का इंडिया के एग्रीकल्चर सप्लाई चेन का, ठीक है? क्योंकि एक तो क्लाइमेटिक कंडीशन है ऑफ कोर्स प्रॉब्लमैटिक। सितंबर में अगर आप देखें वेजिटेबल इन्फ्लेशन कंट्रीब्यूट कर रहा था 63% ऑफ सीएफपीआई। इसके अलावा अगर आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर प्राइसेज़ इंक्रीज़ हुए हैं, 42% टमाटर के दाम बढ़ गए, 66% दाम बन गया अनियन के, 65% दाम बढ़ गए हैं पोटैटोज़ के। तो ऑफ कोर्स जब लोगों के पास पैसे नहीं बचेंगे, लोग अगर पहले से डबल से भी ज़्यादा खर्च कर रहे हैं सिर्फ़ खाने पे, तो बाकी चीज़ों में कंज़म्पशन के पैसे बचेंगे कहाँ पे? आप खुद सोचिए। तो टोमेटोज़ जो हैं फॉलोइंग द क्लासिक कॉकपिट मॉडल ऑफ प्राइस साइकल्स वेयर शॉर्ट सप्लाई क्विकली पुशेस अप प्राइसेस ड्यू टू देयर पेरिशेबल नेचर। करंट प्राइसेस आ रहा है टोमेटोज़ का करीब 60 से 80 पर केजी। ये एक तो डिलेड खरीफ अराइवल्स है, हेवी रेनफॉल्स हुए हैं कर्नाटका में और आंध्र प्रदेश में। कर्नाटका की प्रोडक्शन बेल्ट है एंड यहाँ पे मॉनसून एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है, क्योंकि मॉनसून सही हुआ तो बढ़िया होगा हमारे पास जो क्रॉप है। इस सीज़न नहीं हुआ तो फिर भगवान भरोसे हैं वो सारी चीज़ें। अनियन के जो रिटेल प्राइसेज़ हैं अगर देखिए तो करीब 50 से 60 रुपए किलो है, जहाँ पे सप्लाई डिसरप्शंस है। 3 ग्रोइंग सीज़न्स यहाँ पे लिखा हुआ है। ओनली रबी क्रॉप कैन बी स्टोर्ड फ्रॉम मार्च टू अक्टूबर, सर्विंग एज़ बफर ड्यूरिंग लीन मंथ्स। तो इस साल प्याज़ का जो स्टोरेज है वो स्लाइटली कम है पिछले साल से, जहाँ पे महाराष्ट्र रिपोर्ट कर रहा है 1.3 लाख मेट्रिक टन स्टोरेज लॉस। बहुत भारी बारिश हुई महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, जिसकी वजह से खरीफ क्रॉप डैमेज हुए और अब सप्लाई भी टाइट हो चुकी है। अगर आप देखेंगे इस टाइम पे तो हमारा मेजर प्रॉब्लम एक रहता है सप्लाई चेन का इंडिया में, और एक दूसरा प्रॉब्लम रहता है हमारा जो डिपेंडेंस है मॉनसून पे।
कहीं न कहीं एग्रीकल्चर क्योंकि बहुत ज़्यादा ही अनऑर्गनाइज़्ड है हमारे यहाँ, तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस करने को मिलता है कि लॉजिस्टिकल चैलेंज तो रहता ही रहता है, साथ में जो प्रोडक्शन भी है, क्रॉप कल्टीवेशन भी है, वो भी कोई बहुत मॉडर्न टेक्नीक से नहीं हो रहा है एंड बहुत बड़े स्केल पे नहीं हो रहा है। तो ये मानसून और ये जो भी छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स भी होती है ना, वो छोटे फार्मर्स को बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट कर देती है एंड यही रीज़न है कि हमें फूड इन्फ्लेशन में मतलब हर साल कोई ना कोई सब्ज़ी, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, मैं कह रहा हूँ, आज तक कोई भी गवर्नमेंट रही हो, इट डज़न्ट रियली मैटर, सब्जियों के दाम हर साल कोई ना कोई ऐसी सब्ज़ी होती है जो ₹100 किलो हो जाते हैं आराम से, 150-200 किलो भी हो जाते हैं, ऐसा भी होता है। तो ये काफ़ी एक मैं कहूँगा प्रॉब्लमैटिक सिनेरियो है हमारे लिए जिसे हम ओवरकम कर ही नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे आरबीआई को हम लोग ब्लेम नहीं कर सकते यहाँ पे कि आप ब्याज दर को घटाओ, लोन को सस्ते करो, हमारी जो जीडीपी ग्रोथ रेट है थोड़ी कम हो रही है, ये भी बढ़ेगी, नहीं। वी हैव टू सी कि ये प्रॉब्लम्स पहले कैसे सॉल्व होते हैं, क्योंकि हर साल अगर ये प्रॉब्लम आ रहा है तो वी हैव टू फाइंड अ लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन फॉर दिस। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो ज़रूर इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको ऐसे वीडियोज़ पसंद हैं। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।